chill? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन की। पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 15 है, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। देखिए, इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ग्रुप 15 को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? नच, पंजाबन, असी, सभ्यता याद कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इस एन को क्या बोलते हैं भाई? इस एन को बोला जाता है नाइट्रोजन। पी को हम लोग बोलते हैं फास्फोरस, एस को बोलते हैं आर्सेनिक, एसबी को बोलते हैं एंटीमनी, बीआई को बोलते हैं बिस्मथ। ठीक है, तो ये इनके नाम होते हैं। अब जरूरी बात समझिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 एंड बिस्मथ का होता है 83। इसमें गैप होता है 8, 18, 18, 32 का। इस तरह से अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करो, सबसे जरूरी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 4p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 5s2 5p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी भाई 6s2 6p3। तो इस तरह से आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब जरूरी बात समझिए, ये तो बात होगी इनकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बनता है, तो बेटा जी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 एंड P3, NH2 एंड P3। एंड इंपॉर्टेंट बात की इनका एक निकनेम होता है, इस निकनेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिए, इनको बोला जाता है नाइकोजेंस। नाइकोजेंस जो वर्ड निकल के आया है, इट मीन्स होता है सफोकेशन, सफोकेटिंग। ठीक है, सफोकेटिंग इनका ऑर्डर रहता है। तो ये तो बात होगी ग्रुप 15 की। अब बात करते हैं अकरेंस की। अकरेंस से रिलेटेड नहीं बनेगा, बट आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हमको कहां से मिलते हैं। अब बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है हमारी एयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, 78% जो है वो नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। Nitrogen is present in atmosphere and it is about 78% by volume. In living beings it is present as protein। देखिए, जो हमारी बॉडी का मेन बिल्डिंग मटेरियल होता है ना, वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स में हमें प्रोटीन्स हो गया या अमीनो एसिड हो गया, ये सब नाइट्रोजन से ही बनते हैं। नाइट्रोजन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वहां पे। बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस कहां पे मिलता है? मिल्क में, एग्स में, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जनरली बात हम करें, अगर कॉमन लाइफ से कंपेयर कर सको तो मिल्क में, एग्स में आपको देखने को मिलेगा एज फोस्फोप्रोटीन। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट के जो एलिमेंट है। देखिए, जितने लास्ट के एलिमेंट होंगे ना, वो उतने कम अमाउंट में होंगे, इतना जनरली आपको देखने को नहीं मिलते। तो आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ जो है वो थोड़े अमाउंट में होते हैं। और किस तरह प्रेजेंट होते हैं? सल्फाइड मिनरल्स की रूप में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़िए, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का क्या फंडा है? याद रखिए भाई, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 15, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम। और ये हमेशा ही इंक्रीज होता है। ये कुछ नहीं कि ग्रुप 15 में इंक्रीज हो रहा है। ये चाहे ये परवजी सामने बैठे बिल्कुल मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, ग्रुप 15 में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है भाई? ड्यू टू increase in number of shell, one at each step। क्योंकि हर एक स्टेप पे एक शेल बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट है, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे पास एलिमेंट है।
इसकी कंफिग्रेशन है 2s2 2p3, मतलब इसके राउंड में कितनी शेल लगा सकते हो आप? 2 शेल लगा सकते हो। फास्फोरस के राउंड में 3s2 3p3 कितनी शेल लगा सकते हो? 3 शेल लगा सकते हो। ऐसे ही इसकी आउटर में 4 शेल लगा सकते हो। बेटा इसी तरह से जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। हाँ इंक्रीज होगा, एक रेगुलर इंक्रीज होगा, बट ये हो सकता है कई बार कम इंक्रीज हो सकता है, कई बार ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, ये अलग अलग मैटर होते हैं, बाकी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियाई के बाद अगर हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट इज आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई से बेटा यहां पर तात्पर्य है कि आयंस की फॉर्म में इनका रेडियस किस तरह से वेरी करने वाला है जब ये आयंस बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि इनका मोस्ट कॉमन आयन कौन सा है। अब देखो ग्रुप 15 है, इनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, जब 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो जनरली ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बट जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एक इफेक्ट आता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन लेने आसान नहीं होते, देने आसान होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें नाइट्रोजन 3 नेगेटिव की फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P3 नेगेटिव की फॉर्म में, पंजाबन 80, आर्सेनिक 3 नेगेटिव की फॉर्म में, एंड ये जो Sb एंड Bi है बेटा जी, ये 3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं। तो यहां से आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जो अनायन है भाई, अनायन का साइज बढ़ता है तो डाउन द ग्रुप वैसे भी साइज बढ़ता है। तो नाइट्रोजन से बड़ा साइज होगा फास्फोरस का, फास्फोरस से बड़ा साइज होगा आर्सेनिक का। बट जब एंटीमनी की बात करेंगे तो एंटीमनी का साइज जो है भाई साहब वो छोटा हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो कटायन है, कटायन का साइज छोटा होता है। अब बात करें बिस्मथ की, बिस्मथ का साइज इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इसके पास शेल तो ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में शेल तो ज्यादा है। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एंटीमनी और बिस्मथ में से किसका साइज बड़ा है, तो वहां पे बिस्मथ का साइज बड़ा है, क्योंकि इसके पास शेल ज्यादा है। आर्सेनिक और एंटीमनी में से किसका साइज बड़ा है? आर्सेनिक एक अनायन है, ये एक कटायन है, दैट्स व्हाई इसका साइज बड़ा होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो दोनों के पास सेम ही होंगे। कंफ्यूज मत होना, 11th की बात है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे चलो कंफ्यूजन हो रही है ना, मैं क्लियर करता हूं आपकी कंफ्यूजन, या फिर सिंपली यार ऐसे भी याद रखो आप लोग, मैं आपको ये बोलूंगा सिंपली याद रख लो, क्योंकि ना बहुत जगह कंफ्यूज हो जाओगे। अनायनिक होता है ना, अनायनिक रेडियस हमेशा बढ़ता है, ज्यादा होता है, कैटायनिक रेडियस हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू अनायन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या लोचा है भाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो हम कंपैरिजन 2-3 जगह पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम जाता है। ग्रुप 15 में टॉप से बॉटम जाते हैं भाई, क्या है? नच, पंजाबन, 80, सब बेताब। याद रखिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। एज वी नो कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा। तो हम लोग यहां पे एक बात लिख सकते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। भैया टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास फास्फोरस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अट्रैक्शन तो अपोजिट चार्ज में है, एक्चुअल में इस नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। अब डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगी, डिस्टेंस यहां पे ज्यादा बढ़ गया है तो इसको निकालना आसान है।
यही हम लोग लिख रहे हैं एज यू मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, कि भाई जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा। रीजन क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एज ए रिजल्ट अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है बेटा जी वो कम हो जा रही है। ठीक है, चलो एक तो बात हमने ग्रुप 14 से कंपेयर की, एक ना कंपैरिजन आता है ग्रुप 14 से। ग्रुप 14 क्या होता है? चांद, सी, जिन्नी, सोनी, पंजाबड़। मतलब अगर कंपेयर किया जाए कार्बन को और नाइट्रोजन को तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? देखो यार यहाँ पे भी एक सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन का साइज छोटा है और हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, कि एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज हाइयर। ठीक है, रिस्पेक्टिव ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना भैया वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, पहला रीजन आपका साइज है, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कॉन्फ़िगरेशन। वैसे भी ज्यादा ही होनी थी बट एक रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कार्बन की करूं 2s2 एंड नाइट्रोजन की क्या है 2s2 है। पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और हाफ हो गया तो 3। आपको पता होना चाहिए कोई भी ऑर्बिटल या तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो तब ज्यादा स्टेबल होता है या एग्जैक्टली फुली फील्ड हो तब ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो नाइट्रोजन है भाई उसके पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा स्टेबल है। आप लोग लिख सकते हो बड़ा रीजन यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये बात आप लोग ग्रुप 16 को जब पढ़ोगे तब भी समझोगे। यहाँ पे लिख सकते हो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फंडा होता है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, देखो ये सारे के सारे ना अगर आप एक जो आपके पास एक यूनिट है 11th में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप उसको अच्छे से कर लो तो आप कर सकते हो। तो बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब अट्रैक्ट कौन कर सकता है? जिसका साइज ज्यादा छोटा हो जाए। तो यहां पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज करेगी। क्योंकि अगर किसी का साइज बड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना न्यूक्लियस है। जैसे समझो ये नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बिस्मथ है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कौन आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है भैया? ये नहीं कर सकता, सॉरी ये कर सकता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस के पास पड़ता है, यहां से बहुत दूर पड़ता है इलेक्ट्रॉन, तो मुश्किल रहेगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर। भैया मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है हमेशा, हमेशा मेटालिक कैरेक्टर जो होगा डाउन द ग्रुप वो क्या करेगा भैया? वो इंक्रीज करने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए क्यों इंक्रीज करेगा, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकते, इलेक्ट्रॉन को खींचना एक नॉन मेटल की पहचान होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना एक मेटल की पहचान होती है। तो हमारे पास ये है नच, पंजाबन, असी, सब, बेकार। तो ये अच्छे वाली नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है हमारे पास? नॉन मेटल्स। ये हमारे पास क्या है? मेटलॉइड्स। ये क्या होते हैं?
मेटलोइड्स होते हैं। मेटलोइड समझते हो ना, जिसमें मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है और नॉन मेटल वाली भी। और ये जो है भाई साहब हमारे पास लास्ट में ये एक मेटल की इस तरह रोल प्ले करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन मीन्स होता है सेल्फ लिंकिंग। देखिए नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड जो फास्फोरस होता है वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद रखिए ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन की पावर है वो फास्फोरस के पास होती है। अगला पॉइंट है, अच्छा शायद कुछ मिसिंग है, कुछ हमने मिस कर दिया यहां पे। नेक्स्ट इज एलोट्रोपी। कैटिनेशन के बाद हमें पढ़ना चाहिए अबाउट एलोट्रोपी। एलोट्रोपी के बारे में। एलोट्रोपी किसे कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं विच हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आपने सुना होगा कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं जो बहुत फेमस होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरी। उन सब के अंदर कार्बन है, मतलब उनकी कंपोजिशन तो सेम है बट जो उनकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, सेम फंडा यहाँ पे भी होता है भी। अब यहाँ पे कई सारे एलिमेंट हैं, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। वैसे तो हमारे सिलेबस से ये कट ही चुका है, ठीक है। इसका कोई एलोट्रोप नहीं होता, कोई ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में इसका कोई भी एलोट्रोप नहीं होता। बिस्मथ एक मेटल है, इसका भी कोई एलोट्रोप नहीं होता, ठीक है। बाकी इसकी बात करें तो फास्फोरस के बड़े फेमस एलोट्रोप्स होते हैं जो सब सिलेबस में नहीं है बट लास्ट ईयर तक थे। रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। आर्सेनिक की बात करें तो अगेन यहां पर क्या रहेगा, येलो फास्फोरस रहता है एक फेमस इसका। अच्छा यहाँ पे जो व्हाइट होता है ना इसको येलो भी बोला जाता है। ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये बहुत ना रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जनरेट हो जाता है तो इसका कलर व्हाइट से येलो में चेंज हो जाता है, तो इसको कई बार येलो भी बोल दिया जाता है इसके केस में। बाकी यहाँ पे तो येलो ही होता है, येलो फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड ग्रे फास्फोरस। अगर एंटीमनी की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, अच्छा फास्फोरस नहीं होगा, येलो आर्सेनिक होगा यहाँ पे, ये ब्लैक आर्सेनिक होगा क्योंकि आर्सेनिक का एलोट्रोप देख रहे हैं। अगर एंटीमनी की बात करें तो यहाँ पे येलो एंटीमनी एंड ब्लैक एंटीमनी, इस तरह से। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। एलोट्रोप की बात होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन सकता है भाई, 100% श्योर बन सकता है, मतलब 101% श्योर है बनेगा। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है यहां से कि नाइट्रोजन इज अ गैस। नाइट्रोजन इज अ गैस, नाइट्रोजन एक गैस रहेगी फिजिकल स्टेट की बात करें। वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एग्जिस्ट इन, 14 की स्टडी नहीं करें 15 की स्टडी करें, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। नाइट्रोजन एक गैस है, बाकी सभी फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, वो सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि व्हाई नाइट्रोजन इज अ गैस? बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज, पहले तो बात एक छोटा साइज, आगे भी इसको फर्दर डिस्कस करना है, बहुत डीप में डिस्कस। अभी ना इसको ऐसे याद रख लो, मैं इसको अगली वीडियो में मैं इसको फुल डीप में डिस्कस कराऊंगा आपको कि क्या सीन होता है। अभी ऐसे याद रखो नाइट्रोजन एक गैस है, बाकी सभी एलिमेंट जो है वो सॉलिड स्टेट, क्योंकि अभी ना फिजिकल स्टेट का इंट्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स की अट्रैक्शन बढ़ती है, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन तो एक गैस ही है, उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या बॉइलिंग पॉइंट, तो याद रखिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज
इस चैप्टर में हर जगह आप लोग पढ़ोगे, हर जगह, चाहे आप ग्रुप 15 की बात कर लो, 16 की बात कर लो, 17 की बात कर लो, 18 में तो ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब हर एक की बात होती है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, ड्यू टू विच मैग्नीट्यूड ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज, जिसकी वजह से वैंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ जाएगा। वैंडरवॉल फोर्स जो वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आगे बढ़िए, डेंसिटी, याद रखिए डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप। तो चलिए, ये बात हो गई भाई 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अब जनरली जो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जनरली इसी से क्वेश्चन बनेगा, और इनकी मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर से भी बन सकता है। आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया है। बहुत जल्दी मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।